बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन 1831। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर जितने भी काम हैं उनके जो मैसेजेस हैं वो न्यूक्लियस से भेजे जाते हैं। जब न्यूक्लियस को हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो जो सराउंडिंग एरिया है साइटोप्लाज्म, उसकी निस्बत से न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है। न्यूक्लियस कुछ सेल्स के अंदर इरेगुलर शेप का होता है और कुछ के अंदर स्फेरिकल इन शेप होता है। एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के अंदर मौजूद है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी की तरफ पुश किया होता है, एक बाउंड्री की तरफ आया होता है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है और उनको हम मोनोन्यूक्लिएटेड सेल कह देते हैं। और कुछ सेल्स ऐसे भी हम पढ़ेंगे जिनके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं और उनको हम बाइन्यूक्लिएटेड सेल कह देते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है और उसके अलावा एक सोलुबल सैप होता है। सोलुबल सैप जो है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे सेल का साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, प्लास्टिड के अंदर जो है वो स्ट्रोमा मौजूद है, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है। और क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो हम कहते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन्स को। जब सेल रेस्टिंग स्टेज के ऊपर होता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर होता है, तो न्यूक्लियस बिल्कुल विजिबल होता है, मतलब हम माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होती है तो वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर हो जाती है और उसके अंदर मौजूद जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है और वो अपनी शेप चेंज कर लेता है इनटू क्रोमोसोम्स। केमिकली अगर हम देखें न्यूक्लियस को तो उसके अंदर डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है, प्रोटीन्स और एंजाइम्स मौजूद हो सकते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना चाहें न्यूक्लियस की तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर एक न्यूक्लियस को तश्कील देते हैं। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर डबल होती है, मतलब डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस है। उसकी मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिंक होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके साथ इन टच होती है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन है आउटर और इनर, ये कुछ जगह के ऊपर कंटिन्यूस होती है, आपस में मिली होती है और उसके रिजल्ट में इनके अंदर पोर्स बने होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या होता है कि इसके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ें जो है वो न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो सकती हैं और न्यूक्लियस से कुछ चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल हो सकती हैं। जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं, मतलब अभी वो सेल जिनकी फेट, जिनकी किस्मत जो है वो डिटर्मिन नहीं है कि वो फ्यूचर के अंदर क्या बनाएंगे, मिसाल के तौर पर एग सेल, उनके अंदर 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस देखे गए हैं। और जो डिफरेंशिएटेड सेल है, मतलब कोई सेल जो अपनी ख़ास एक शेप या एक मुकाम जो है वो अचीव कर चुके हैं, मिसाल के तौर पर रेड ब्लड सेल, उनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स की जो तादाद है वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे हम इसकी डायग्राम देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस शो किया गया जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप शो किया गया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर पोर्स का स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया, बिल्कुल चैनल्स की तरह के, जिनके ज़रिए ट्रैफिक कंट्रोल की जाएगी या मटेरियल का एक्सचेंज किया जाता है। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है। ठीक है, मतलब कि एक डार्क एरिया है न्यूक्लियस के अंदर ही, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी और वो न्यूक्लियस के सेंटर में मौजूद हो सकती है और वो एक से ज़्यादा भी मौजूद हो सकती है न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियोलस जो मौजूद है, जो डार्क एरिया है, उसको मज़ीद हम दो रीजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, आउटर एंड इनर एरिया। जो आउटर है वो दानेदार होता है, ग्रैनुलर रीजन होता है, जबकि जो इनर रीजन है वो फिब्रिल होता है, धागे नुमा रीजन होता है।
जो आउटर ग्रैनुलर रीजन है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जिन्होंने फ्यूचर के अंदर राइबोसोम्स बनाने हैं, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स। जबकि जो इनर फिब्रिल एरिया है, धागे की तरह एरिया है, वहाँ पर ऐसा डीएनए मौजूद होगा जो राइबोसोम्स बनाने में मदद करता है, मतलब राइबोसोमल डीएनए। और ऐसे आरएनए मौजूद होंगे जो राइबोसोम्स बनाने में फंक्शन मतलब अपना रोल प्ले करेंगे, मिसाल के तौर पर राइबोसोमल आरएनए। क्योंकि ये राइबोसोम्स की दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो रही हैं, तो इस वजह से न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहा जाता है। मतलब न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स को तैयार किया जाता है, फिर न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए उनको बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो एक्सचेंज कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। लास्ट के ऊपर क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, तो जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है वो एक कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस को हम बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। अब डाई से क्यों स्टेन करते हैं? क्योंकि हमने जब माइक्रोस्कोप के नीचे किसी चीज़ को देखना होता है तो पहले हम उसको एक ख़ास कलर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आ सके। तो न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के लिए हम बेसिक डाई यूज़ करते हैं। बेसिक डाई क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक एसिडिक मॉलिक्यूल मौजूद है, मतलब डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एसिड है, तो इसलिए हम बेसिक डाई यूज़ करते हैं। अब जो क्रोमोसोम बन गया है, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो अब चेंज हो गया क्रोमोसोम्स के अंदर। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्रोमोसोम के सेंटर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, और उसके ऊपर जो है वो बाजू होते हैं जिनको हम आर्म्स कहते हैं। सेंट्रोमियर वो जो छोटी सी दरमियान में एक प्लेट होती है, सेल डिवीजन के दौरान वहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं। अब स्टार्ट के ऊपर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स उनके अंदर मौजूद होती हैं। मतलब ऐसा क्रोमोसोम जिसके 4 बाजू होंगे, 2 जो है वो एक तरफ, 2 एक तरफ। वो दोनों जो हैं, वो जो जोड़ा है वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। और सेंट्रोमियर का हम पढ़ चुके हैं कि वो जो दरमियान में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है छोटी सी, जिसके ऊपर ख़ास प्रोटीन्स होती हैं, उन्हें हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है, और डीएनए को जब हम बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर देखते हैं तो उसको हम जीन कह देते हैं, ठीक है। और वो जीन वही चीज़ है जो लाइफ की मतलब कि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। लास्ट पे फिर हमारी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि अगर हम मैन का कोई भी सेल उठा लेंगे बॉडी का, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम होते हैं हर सेल में। चिंपैंजी के अंदर 48 क्रोमोसोम होंगे। फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं। अनियन के अंदर 16 क्रोमोसोम हैं। पोटैटो के अंदर 48 क्रोमोसोम हैं। गार्डन पी के अंदर 14 क्रोमोसोम हैं, और ये सारे डिप्लॉयड हैं। लेकिन जब हम जर्म सेल्स को देखते हैं, जर्म सेल्स को हम कह सकते हैं कि जिनसे एग और स्पर्म बनता है, तो उसमें हाफ नंबर रह जाता है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर हाफ नंबर रह जाए उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। मतलब अगर हम ह्यूमन स्पर्म और एग को ऑब्जर्व करेंगे तो उनके अंदर 46 के मुकाबले में हाफ नंबर होगा, मतलब 23। इसी तरीके से फ्रूट फ्लाई का जब हम जर्म सेल ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 4 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे।